चलें जी, now let's start with effect of pressure. Sir, we've been saying कि pressure का effect तो सिर्फ गैसेस पे होता है ना, यानी गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ही होगा ना। सॉलिड्स और लिक्विड से प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, पहले लेट्स लर्न द फैक्ट्स के प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से होता क्या है, देन वी लर्न व्हाई। सर एग्जांपल लेते हैं वंस अगेन इसका, ओ लेवल जो पढ़कर आए हो इसको, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर व्हाट हैपेंस। हमने पढ़ा क्या है ओ लेवल में, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं जिस तरफ मोल्स कम होते हैं इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। शाबाश। When you increase pressure, equilibrium shifts towards a side with less moles. इस केस में less moles किसके हैं? प्रोडक्ट के। कंबाइन टोटल मोल्स रिएक्टेंट के कितने? 3 और प्रोडक्ट के 2। सो जब मैं इंक्रीज करूंगा प्रेशर तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट साइड पे फॉरवर्ड। और प्रेशर जब डिक्रीज करते हैं तो जाहिर है जहां ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सिंपल फैक्ट, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द साइड विद लेस मोल्स, इस केस में वो फॉरवर्ड है। एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, ठीक है, व्हेन यू डिक्रीज प्रेशर तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड साइड विद मोर मोल्स। ये तो याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। ली शैटलियर के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करो और लॉजिकली समझाओ मुझे कि यार ये आखिर ऐसा क्यों है कि वो इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। पहले लॉजिकल बात समझ लेते हैं, लॉजिक हमेशा पहले क्लियर होनी चाहिए। आप जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो इसमें टेम्परेचर मुझे नहीं बदलने देना, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदला तो फिर तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा ना वो। सो हमने पढ़ा था गैसियस स्टेट में, अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूं, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर में कांस्टेंट रखना है तो सर वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि ज्यादा कोलिजन्स होंगे। अब ज्यादा कोलिजन्स क्यों होंगे? क्योंकि आपने जगह कम दे दी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अब कम जगह में जब होंगे तो दे विल कोलाइड मोर। जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो किसके रिलेटिवली ज्यादा कोलिजन्स होंगे? मोल्स किसके ज्यादा हैं? रिएक्टेंट के। तो सर कोलिजन भी रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे ना, क्योंकि जिसके मोल ज्यादा है तो वो टकराएगा भी ज्यादा ऑटोमेटिकली। तो व्हेन यू आप उसको जब जगह कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लेस वॉल्यूम मींस मोर कोलिजन। मोर कोलिजन ऑफ व्हाट? ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, कंपेयर टू द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। तो जब जिसके कोलिजन रिलेटिवली ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली उसका रेट भी रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा और बैकवर्ड का। देखो बैकवर्ड का एक्चुअली कम नहीं होता है, बढ़ता दोनों का है, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा किसका बढ़ता है? फॉरवर्ड का। क्योंकि देखो कोलिजन थ्योरी अभी भी है, जाहिर है आप जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट के पार्टिकल भी तो ज्यादा टकराएंगे ना, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा कौन टकराएंगे? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी में ज्यादा है। सो जितना वो क्वांटिटी में ज्यादा है वो उतना टक्कर ज्यादा मारते हैं, उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको रीड करें। अच्छा अच्छा, इसको पहले रीड करें। सो एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, so the collision frequency of the reactant with more moles will be higher, okay, than products due to less moles. So therefore reactants convert to product at a faster rate and equilibrium shifts forward या to the right. बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, अब अगली बात बताओ मुझे। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये था कि जो भी चेंज तुम इंपोज करोगे, मैंने कहा था कि ली शैटलियर प्रिंसिपल ने कहा व्हाटएवर चेंज यू कॉज इट विल ऑलवेज कैंसल इट, काउंटर इट, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? यानी आप क्या कर रहे हैं और रिएक्शन क्या करेगा। सो मैं बच्चों को इस कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन वुड ट्राई टू काउंटर योर इफेक्ट बाय समहाउ आपके इफेक्ट को कैंसिल करे। आपका इफेक्ट क्या है प्रेशर बढ़ाने का, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रेशर कम करने का। बताइए ऐसे प्रेशर कैसे कम हो रहा है इसमें? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल से जरा समझाएं। जब, चलो अब मैं आपको समझाता हूं, इसके एक एग्जांपल देता हूं, एक एनालॉजी देता हूं।
ठीक है, तुम इस कमरे में भाग रहे हो, इधर उधर 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 भाग रहे हो सारे, ठीक है, टकरे भी मार रहे हो एक दूसरे को। याद रखो टकरे मारने से रिएक्शन होता है, जितने ज्यादा टक्कर मारोगे उतना ज्यादा तेज रिएक्शन होगा। अभी तुम लोग इस कमरे में भाग रहे हो, मैंने कहा तुम लोगों का जरा कमरे का साइज छोटा कर दूं और तुम लोग भागो इधर से उधर, लेकिन मैं साइज छोटा कर देता हूँ रूम का, यानी समझो मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम कर दिया। सो व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर तो वॉल्यूम कम हो गया। अब जब मैंने तुम्हारा वॉल्यूम कम कर दिया तो तुम लोग ज्यादा टकरे मारोगे ना एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि तुम अब कम जगह पे भाग रहे हो, पहले ज्यादा स्पेस थी, तुम कम जगह पे भाग रहे हो तो योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ऐसा ही है। अब तुम्हारा कोई लीडर है, वो कह रहा है यार सर की ऐसी की तैसी, सर ने कमरा जो है ना छोटा करके हमारे दरमियान कोलिजन बढ़ा दिए हैं, हम कोलिजन को वापस उसी रेट पे लेके जाते हैं जिस रेट पे पहले थे। तो उसका वॉल्यूम को तुम नहीं छेड़ सकते क्योंकि वॉल्यूम मेरे हाथ में है, मैंने कमरे का वॉल्यूम छोटा कर दिया, प्रेशर बढ़ा के। तुम लोग क्या करोगे? अच्छा, स्लो के अलावा और एक ऑप्शन तो है और, तो ऐसा इस तरह स्लो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते ना। टेम्परेचर जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो वो ऑप्शन नहीं है। चलिए स्लो हो सकते हो तुम, स्लो नहीं हो सकते, तो आप बंदे कम कर दें। आ गए यार, कुछ लोग बाहर निकल जाओ, ठीक है, बंदे ही कम कर दो, तुमको चलो बाहर निकलो जाओ। तो जब बंदे ही कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जगह कम है तो बंदे भी कम है, तो प्रोपोर्शनली कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, वापस उतने ही हो जाएंगे। सर इधर भी ऐसे ही होता है। वो एक्चुअली क्या कर रहा है, जब वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा है ना, तो जब वो रिएक्टेंट थे तो कितने मोल थे, 3। जब वो प्रोडक्ट बन गए तो कितने मोल हो गए, 2। तो वो नंबर ऑफ मोल्स ही कम कर देता है, ठीक है। जब वो नंबर ऑफ मोल्स कम कर देता तो ऑटोमेटिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब उसने काउंटर कर दिया ना, आपने कोलिजन बढ़ाने का एक्ट किया वॉल्यूम कम करके, उसने कहा ठीक है मैं नंबर ऑफ मोल्स कम कर देता हूँ, ठीक है। तो बात तो वही है, तो उसने इस तरह काउंटर किया तुम्हारे प्रेशर के बढ़ने के इफेक्ट को। सो बाय डूइंग दिस इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स एंड हेंस द प्रेशर टेंड्स टू डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो आपने प्रेशर बढ़ाया बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, उसने आपके इफेक्ट को कैंसिल आउट किया, उसने प्रेशर को कम करने की कोशिश की। हाउ? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसने क्या किया, ज्यादा को कम की तरफ कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ, तो रिएक्टेंट ज्यादा तो है, प्रोडक्ट कम होते हैं, तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल क्रिएट कर दिया। तो ये इसके वाली बात बंदे कम कर दिए उसने, ठीक है। सो ली शैडलर प्रिंसिपल भी एक तरीके से जस्टिफाई हो गया। समझ में आ गया सबको? ये आसान बात कर देते हैं बच्चों। जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो जिसके ज्यादा पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा कोलाइड करेंगे रिलेटिवली, और उस साइड का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट के ज्यादा है तो रिएक्शन का रिलेटिव कोलिजन ज्यादा बढ़ेंगे, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट के ज्यादा है तो प्रोडक्ट के रिलेटिव कोलिजन ज्यादा बढ़ेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये बात होगी। अब यार मैं ना तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट ना मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैं इसको पढ़ता था कि भाई केपी क्यों नहीं चेंज होता। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ केपी विल ओनली चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब मैं एज अ स्टूडेंट ये सोचता था जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब है केपी को भी बदलना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो फिर अमाउंट तो चेंज हो जाएगा ना प्रोडक्ट का। लेकिन केपी नहीं बदलता, ये पत्थर पे लकीर है। प्रेशर बदलने से केपी नहीं बदलता, कंसंट्रेशन बदलने से केपी नहीं बदलता। अब क्यों नहीं बदलता भाई? अब मैं जब किताबें पढ़ता था उसके अंदर वर्डिंग लिखी होती थी, मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी क्या लिखी हुई है। अभी भी तुम्हें मैं बताऊं, तुम बुक्स में जाके पढ़ना, तुम्हें अभी भी पल्ले नहीं पड़ेगा 80% लोगों को लिखा हुआ क्या। कुछ बहुत तेज है जिनका दिमाग चलता है उनको साथ पल्ले पड़ जाएगा। सो मैंने अपनी टीचिंग में एक चीज सीखी कि यार इसको ना वैल्यूज लेके कराओ, नंबर्स लेके कराओ, या इसको कम से कम वेरिएबल लेके कराओ, तो फिर बात पल्ले पड़ेगी, वरना नहीं पड़ती। सो लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व किया हुआ है कि केपी क्यों नहीं चेंज होता। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, अब सपोज करो कि अच्छा ये मैंने लिख दिया कि प्रेशर डिक्रीज करोगे तो शिफ्ट टुवर्ड्स साइड विद मोर मोल्स, केपी अनचेंज्ड। ये पत्थर पे लगी रहा भाई, केपी नहीं चेंज होगा। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। चलो इसको देखो, ये मैंने एक एग्जांपल ली, इसको एक एक स्टेप को समझना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तीनों गैसेस हैं तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तीनों गैसेस एक ही कंटेनर में होंगे ना, तो अगर एक ही कंटेनर में 3 गैसेस हैं, सपोज करो ये एक कंटेनर में तीनों हैं, ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है V, इसके अंदर SO2 भी इसी के अंदर है, O2 भी इसी के अंदर है, और SO3 भी, तीनों इसी के अंदर है। हमने पढ़ा था ना जब गैसेस एक ही कंटेनर में होती हैं तो सबका वॉल्यूम बराबर होता है।
तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, V। अच्छा, मैंने केसी का एक्सप्रेशन बना के लिख दिया ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है? क्या होता है केसी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। एक्सप्रेशन समझ में आ गया? कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, मोल ऑफ SO2 डिवाइडेड वॉल्यूम का स्क्वायर, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड वॉल्यूम। यहां तक कोई परेशानी है किसी को? अगर है तो बता दो, मैं अभी दूर कर दूं। हाँ या ना बोल रहे? कोई परेशानी किसी को यहां तक नहीं है? इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करके बताएं मुझे। जितना सिंप्लीफाई आप इस एक्सप्रेशन को कर सकते हैं, कहां तक पहुंचे, सिंप्लीफाई करें। जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो लिखो इसको। फॉर दिस जाहिर है वी सिंप्लीफाई होगा ना, वॉल्यूम ही कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों का भी एक्सप्रेशन बिल्कुल आखिर में यही आया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। देख लें, आराम से तसल्ली से देख लें। ठीक है, खुद करके देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा करके देख लें, यही आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई एक कर लिया जो तेज है थोड़ा काम में, हो गया ये, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है सर, अब ना एक मैंने ये सीखा ये है कि अगर आप सवाल को थोड़ा सा पलट देना तो फिर समझ में आसानी से आ जाता है, बजाय इसके आप इसको यूं समझे कि केपी केसी क्यों नहीं चेंज हो रहा। हम इसको यूं समझते हैं कि रिएक्शन ऐसा क्या करे कि वो केपी केसी को चेंज ना होने दे। द सेम थिंग आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने ये सीखा कि मैं इसको यूं अप्रोच करूं ना, यार केपी केसी क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो ये मुश्किल है इसका जवाब ढूंढना। मैं इसको यूं अगर अप्रोच करूं कि यार अगर केपी केसी को चेंज नहीं होना है तो आखिर रिएक्शन क्या करे ऐसा। ठीक है, लेट्स सी। आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना। आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। डू यू ऑल एग्री? तो आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होगा। 1 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को अभी छोड़ दो, कि नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे। वॉल्यूम अगर तुम कम करोगे तो केसी की वैल्यू को क्या हो जाना चाहिए? 1 मिनट के लिए मोल्स को छोड़ दो ना, कम हो जाना चाहिए। तो प्रेशर बढ़ा यानी वॉल्यूम कम हुआ तो केसी कम हो जाना चाहिए ना। अब केसी को अगर मुझे कम नहीं होने देना तो क्या करूं मैथमेटिकली, एक्सप्रेशन में किन वैल्यूज को क्या करूं कि ये कम ना हो? किसके मोल बढ़ाऊं? SO3 के मोल अगर बढ़ाऊं, यानी इसका मतलब इसके मोल बढ़ा दूं और ऑटोमेटिकली उनके मोल्स कम करूं तो फिर केसी अपनी जगह पर आ जाएगा ना। यही एग्जैक्टली रिएक्शन करता है बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो एक्चुअली किसके मोल बढ़ते हैं? प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? SO3। तो SO3 के मोल बढ़ते हैं और उन दोनों के मोल SO2 के और O2 के मोल कम हो जाते हैं। तो वो ऐसे एडजस्ट करते हैं मोल्स कि आपका जो केपी या केसी है ना, उसकी वैल्यू वही आ जाती है जो पहले थी। ठीक है, सो आपको लगता ऐसा है कि यार वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, लेकिन इन पूरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल थिंग वो आपका जो एडजस्टमेंट होती है ना वो ऐसे होती है। तो देखो मैंने इसको आगे ना पूरा इस तरह से लिख के दिखा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो इधर, assuming moles are unchanged, so Kc at a higher pressure should decrease, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है तो वो Kc कम होना चाहिए। लेकिन for Kc not to change, the mole of SO3 should increase and moles of SO2, ठीक है, should decrease. This is exactly what happens, that is the reaction shifts forward. ठीक है, तो वो करके SO3 बढ़ा के वो एक्चुअली अपनी Kp Kc को अपनी जगह पे वापस ले आगे। तो हमारे बात सामने तुम लोगों को पक्का? तो ये होता है बच्चों, इसके अंदर जब आप नंबर्स के साथ गेम करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यार अच्छा वो इसलिए चेंज होता है। जब तक आप बगैर नंबर्स के बात कर रहे होते हैं ना आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो समझ में आ रही है बात। क्या कुछ पूछ रही हो तुम?
चलिए भाई ये हो गया। चलो अब आखिरी इसको तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट के ऊपर जरा। अब ये तो यार ओ लेवल के बच्चों को बहुत अच्छी तरह आता है, काफी पढ़कर आते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेके ले लेते हैं। हो गया ये कर लिया। चलो ये फाइल मैं अभी बस इसके बाद भेज रहा हूँ तुम्हें, फौरन क्लास के बाद भेज रहा हूँ। ठीक है ये हो गया। चलो गाइस इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आखिरी है। अब यार ये आसान है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं CH3 एसिडिफिकेशन वाली। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और क्यों होगा, दोनों बातें बताना। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा। डू यू एग्री? लीस्ट स्टैटिस प्रिंसिपल से जस्टिफाई करो और उसकी एक्सप्लेन भी करो, लॉजिक भी समझाओ मुझे। पहले लीस्ट स्टैटिस प्रिंसिपल से जस्टिफाई करो क्यों फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तुमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, मिस्टर ली शैटलियर फरमाते हैं जो तुम करोगे रिएक्शन उसको उल्टा करेगा। तुमने बढ़ाई, वो कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई है, रिएक्टेंट की मैं कम कर दूंगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वो रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, कहेगा ये लो तुम बढ़ा रहे हो मैं कम कर दूंगा। सो ली शैटलियर प्रिंसिपल आपके लिए आसान कर देता है। वो कहता है आप जो करेंगे उसको उल्टा करेगा। ठीक है अब जरा लॉजिकल बात भी कर लो। तो ऐसी की तैसी तो नहीं कहेगा ना रिएक्टेंट, लॉजिकल बात करो। कलीजन आप जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। जब उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे वो टकराएंगे ज्यादा। जब वो टकराएंगे ज्यादा तो रेट उनका बढ़ेगा ज्यादा। जाहिर है जो ज्यादा होंगे वो टकराएंगे भी ज्यादा, उनका रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गया? वाइस वर्सा अगर तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करो सर उनकी कलीजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, रिलेटिवली ज्यादा किसकी होगी? प्रोडक्ट की। तो इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस है। कंसंट्रेशन सबसे आसान है समझाना। ठीक हो गया जी बेटा? हाँ ये तो अच्छी बात है। देखो दोनों में से तुम्हारी कौन सी है। ठीक है बच्चों सबको ये क्लियर है? एंड वाइस वर्सा अगर इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? क्लियर हो गया ये बिल्कुल? केपी कैसी क्यों नहीं चेंज होंगे? केपी कैसी क्यों नहीं चेंज होंगे? या क्यों नहीं होते कंसंट्रेशन? रेशो सेम रहेगा। देखें आपको याद है वो वाला सवाल जो मैंने आप लोगों को केपी का कराया था, एक में मैंने 1 लिया था, किसी को मैंने कहा था तुम 10 ले लो, किसी को मैंने कहा था तुम 20 ले लो, याद है? हम सबका आंसर लेकिन बराबर आया था। क्योंकि बेटा जब देखो फॉर एग्जांपल अब इसी को समझ लो ना, तुम करके देख लो अभी तो पता चल जाएगा। अगर तुम इसका जैसे वो 1 मोल से करते हो, तुम इसका 1 मोल लेते हो 1 मोल लेते हो, ठीक है उससे एक्सपेरिमेंट किया। अब मैंने किया 2 मोल लेके, बेटा मसला ये है कि प्रोपोर्शनली प्रोडक्ट के भी तो उसी रेशो से बढ़ जाएंगे ना। तो जो उनका रेशो आएगा केसी का या केपी का जो कंसंट्रेशन का वो अनचेंज रहेगा। तो आपके एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता है, रेशो से फर्क पड़ता है ना। तो तुम घर जाके करके देख लेना। वो जो पीछे मैंने तुम्हें पास कुछ क्वेश्चंस कराए था ना केपी केसी के, तुम उनके अंदर वैल्यूज बदल के देख लेना। जहां 1 1 था वहां 2 2 डाल के देख लेना। ये वाला मैंने देखो कोड भी कर दी एग्जाम्पल, ये वाली देखो इधर, ये वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर वो जो मैंने कराया था, मैंने यहाँ 1 रखा था याद है? इधर मैंने 20, आपसे मैंने कहा था शायद आप 20 ले लें, तो आपने 20 भी लिया था तो हमारा आंसर वही आया था जो आंसर वहां 1 रखा आया था। तो डजंट मैटर कि आपके इनिशियल मोल्स कितने हैं, वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के मोल भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, वो रेशो वही रहता है। तो यहाँ पर बस ये मैंने लिख दी है, पढ़ लो इसको। व्हेन वी चेंज द reactant of product, the other changes in a way that the ratio of the concentration or partial pressures in Kc and Kp remains unchanged। ठीक है उनका जो रेशो होता है वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करके आपका आंसर कांस्टेंट पे आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को ये पार्ट? ठीक है चलें ये हो गया आपका इक्विलिब्रिया का इफेक्ट, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल एंड इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? ओके अच्छा बाय द वे कैटलिस्ट एक क्यों हमारे सिलेबस पे नहीं है बट एक बस जिक्र कर दूं
कैटलिस्ट क्या करता है? या रिवर्सिबल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। हाँ, डिपेंड करता है। देखो कैटलिस्ट जो होते हैं ना, तो मल्टीपल तरीके से ऑपरेट करते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड साइड को फेवर करते हैं, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो ओवरऑल दोनों को फेवर कर देते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को फेवर कर देते हैं, बट रिलेटिवली एक साइड को ज्यादा कर देते हैं। तो लेकिन कैटलिस्ट डालने से भी एक बात तय है कि केपीकेसी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका वो जो रेशो होगा कंसंट्रेशन का, उसका वो आपका अनचेंज रहेगा इवन इफ यू ऐड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से भी ये रेशो चेंज नहीं होता। खैर हमारे सिलेबस में उसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं की। चलिए भाई, ये तो हो गया बच्चों यहाँ पर इसका डिस्कशन कंप्लीट। अच्छा, बल्कि रुक जाए, इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और करा दूं। देखो मैं तुम लोगों को बताऊं, हेबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस तुम्हारे अब सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में इक्विलिब्रिया के रिस्पेक्ट से वो है बस कि इक्विलिब्रिया। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर हमने पास पेपर में तो उसके सवाल देखे हैं। सर बिल्कुल देखे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन वो पहले 2022 से पहले के अंदर वो उनका अलग से नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन में हेबर्स प्रोसेस था और सल्फर में कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। अब इन्होंने क्या किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इन्होंने यहां पर लास्ट पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 10 पढ़ो। अच्छा, describe and explain the condition used in Haber's process and contact process as examples of importance of understanding dynamic equilibrium in chemical industry and application of Lee-Shatter's principle। तो इन्होंने कहा इनको एज एन एग्जांपल यूज करो, ठीक है, ये समझाने के लिए। यानी आपको कॉन्टैक्ट और वो नहीं पढ़ना, बस इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट से आपको इसको समझाना है, ठीक है। सो मैं आपको समझाता हूँ इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट से इसको भी। चलो देख लो, ऑब्जर्व जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। मैं आप लोगों को जरा जल्दी से बता दूं इसको भी। तो ठीक है, चलें सर, जरा जल्दी जल्दी याद करते हैं कि हमने वो लेवल में क्या पढ़ा था। पहले तो हेबर्स प्रोसेस, सर बड़ा उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन काम किया था हेबर ने कि नाइट्रोजन जैसी इनर्ट चीज से अमोनिया बनाई थी। बताया था मैंने पहले आपको। तो सर आप लोगों के नजदीक ये कोई ऐसा कमाल नहीं है, लेकिन दुनिया केमिस्ट्री के अंदर इसको बड़ा कमाल समझा जाता है हेबर्स प्रोसेस। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या कहाँ से आती है नाइट्रोजन दुनिया में, अब मतलब आपको इस्तेमाल करने के लिए एयर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है हमारे अब्बा जी की है, जितनी मर्जी ले लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, लिक्विड एयर एक्चुअली। हाइड्रोजन कहाँ से आती है? क्रैकिंग से आ जाती है, स्टीम रिफॉर्मेशन से। स्टीम और मीथेन का एक रिएक्शन होता है, तो मीथेन से ज्यादातर आती है मीथेन को जब आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन है नाइट्रोजन। और देखो हमारे मैं जितनी डिटेल है ना वो भी एक्चुअली थोड़ी ज्यादा ही है, इससे भी कम डिटेल आपको चाहिए होंगी। मैंने फिर भी थोड़ी इतनी डिटेल डाल दी है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तुम्हें आ जाइए। वैसे N2 और H2 हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कहाँ से आती है, बट ओ लेवल में पढ़ा है ना आपने, तो ओ लेवल में पढ़ी हुई चीज आ जाती है, ठीक है। सब लोग याद कर लो कि हेबर्स प्रोसेस का फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होता है और बैकवर्ड एंडो होता है। ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर तुम्हें बताए, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस का रिएक्शन है तो याद होना चाहिए। इसका डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इसका नेगेटिव है, ठीक है। कोई है अल्लाह का बंदा या बंदी जो मुझे याद दिलाए कि क्या टेम्परेचर होता था, क्या प्रेशर होता था, कौन सा कैटेलिस्ट होता था? आयरन नहीं, आयरन आयरन निकल नहीं आता। आयरन कैटलिस्ट होता है और एक प्रोमोटर होता है आयरन ऑक्साइड, लेकिन खैर प्रोमोटर की खैर है, प्रोमोटर हमारे सिलेबस में नहीं है। आयरन कैटलिस्ट होता था। टेम्परेचर 450, 450 सही कह रही हो। प्रेशर, ये तो क्या मार रहे हो तुम लोग? अब 1 एटमॉस्फेयर नहीं बेटे, 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता है। कितना याद किया? वह रटे लगा रही हो वैसी। पर याद करें कंडीशंस। टेम्परेचर, टेम्परेचर 400 to 450, प्रेशर कम से कम 200, कम से कम अगेन गो अप टू 400। लेकिन देखो प्रेशर का एक बड़ा एक मसला है, प्रेशर बढ़ाने में कॉस्ट बहुत बढ़ती है, तो 200 कम से कम होना चाहिए, गो अप टू 400 जा सकता है। और कैटलिस्ट इसके अंदर छोटे 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 पीसेस होते हैं आयरन के, उसको कहते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइन, अच्छा लोग ना फाइनली को फाइनली कहना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना फाइनली डिवाइडेड,
एक्चुअली फाइन आयरन होता है, ये बहुत छोटे 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 टुकड़े। आटा लेते हो ना, फाइन आटा, ठीक है, बस वेरी स्मॉल पीसेस, जितने छोटे पीस होंगे उतना अच्छा होगा उसका काम, ठीक है सर। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, चैलेंज ये था हेबर के लिए कि ये जो मुसीबत है ना नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, बहुत मुश्किल से टूटता है बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो यू रिक्वायर अ वेरी लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस। सो हेबर के लिए दो चैलेंज थे, एक तो नाइट्रोजन जैसी चीज को रिएक्ट करवाना इतनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा इसका रिवर्सिबल होना, ठीक है। ये रिवर्स होने की वजह से ना अमोनिया बनती है, वो टूट के फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसका रिवर्स होना भी एक मुसीबत थी। तो इन दोनों के चीजों के होते हुए इतना लार्ज स्केल पे इसको बनाने का इसको तरीका देखते हैं। समझाइए मुझे कि ये रिएक्शन, अब जरा मैं एक एक करके सवाल कर रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, हाथ रेस करना जिसको जवाब देना है। ये रिएक्शन है ना, ली-शाइटस प्रिंसिपल हम पढ़कर आए। टेम्परेचर बढ़ाना फॉरवर्ड फेवर करेगा या टेम्परेचर कम करना फॉरवर्ड फेवर करेगा? टेम्परेचर कम करना फॉरवर्ड फेवर करेगा ना, बिकॉज हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एक्सो साइड फेवर होगी। व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड। हम अमोनिया बनाना चाहते हैं ना, अमोनिया का प्रोडक्ट है, तो टेम्परेचर तो भाई मुझे कम करना चाहिए ना। और किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से 400 कम तो नहीं है भाई। कम होता -10 -20 होता, तो कहता है टेम्परेचर बहुत कम कर रहे हैं आप। 400 तो रूम से बहुत ज्यादा, रूम टेम्परेचर 25 होता है। तो सर ये क्या बात है यार, ये तो ज्यादती है, हमें तो टेम्परेचर कम करना चाहिए। सर रूम टेम्परेचर से बात करें ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो आप 25 से नीचे लाए ना ताकि फॉरवर्ड फेवर हो। हाँ सर बोलो। सर हेबर के पास चैलेंज ये था कि जब वो टेम्परेचर को कम करता था कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो, तो वो नाइट्रोजन मनुष्य रिएक्ट ही नहीं करती, ठीक है। जब वो टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो फिर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता था रिएक्शन। उस बंदे ने, बेचारे ने, जवान ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके पता लगाया ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट बिटवीन द टू, यानी इस टेम्परेचर रेंज में रेट भी बहुत ज्यादा स्लो नहीं होता और बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड भी नहीं होता। तो इसने एक बेस्ट टेम्परेचर वर्क किया जिसपे उसने कहा बेस्ट यील्ड आएगी अमोनिया की, ठीक है। इस वजह से तो देखो ये एग्जामिनर तुमसे पूछेगा व्हाई, देखो टेम्परेचर इज नाइदर टू हाई नॉट टू लो, तो ये वाली बात, एज टेम्परेचर इंक्रीज एंडो यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, ठीक है, रिड्यूसिंग द यील्ड ऑफ अमोनिया। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा एट लो टेम्परेचर, at low temperature the rate of the reaction becomes very slow। तो दोनों ही मसले हैं, hence ये is neither too high nor too low, इसको कहते हैं ऑप्टिमम। तो उसने एक्सपेरिमेंट कर पता लगाया कि अच्छा भाई ये बेस्ट मुझे यील्ड देता है, ठीक है। इससे ज्यादा कम, मैं ऐसे जाऊंगा तभी कम हो जाएगी, इधर जाऊंगा तभी कम हो जाएगी। अब आइए वापस से, ओके लेट्स गो बैक टू द थ्योरी। प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं? प्रेशर बढ़ाने का आपने क्या पढ़ा था? प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है? टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर मोल लेस किसके हैं? प्रोडक्ट है। लेकिन मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, देखो प्रेशर बढ़ाना ना इज नॉट एन ईजियर ऑप्शन प्रैक्टिकली, बिकॉज प्रेशर बढ़ाने का कॉस्ट बहुत बढ़ती है। तो लेकिन इसमें तो हमारी मजबूरी है, देखो वैसे ही अमोनिया नाइट्रोजन इतना अनरिएक्टिव है तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता ही है। तो यहाँ पर आप प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं जी? एग्जामिनर आपसे पूछे व्हाई हाई प्रेशर, सो सिंपल, हमने पढ़ा था रिएक्टेंट साइड के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट साइड के 2 मोल हैं, तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर यू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी राइट पे शिफ्ट करते हैं अमोनिया की। है पाकिस्तान में अमोनिया बनाना को बहुत मुश्किल काम तो अब नहीं रहा। आई थिंक अमोनिया बनती है पाकिस्तान में, जी बिल्कुल बनती है, ठीक है, केमिकल बनते हैं पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा अब आइए, आप इसको डालते ही 1:3 के रेशो में हमेशा, जब आप इसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, ये एंटायर 1:3 के रेशो में होती है। और इसमें एक और काम किया जाता है, अमोनिया की खासियत है, हेबर्स ने ये भी बड़ा जबरदस्त काम किया था। अमोनिया की खासियत, या अमोनिया कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो होता क्या है, तुम अगर प्रेशर बढ़ाते हो ना, अमोनिया जो है ना वो लिक्विफाई हो जाती है। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड इजीली। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विफाई करना मुश्किल है।
तो होता पता है क्या है, यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम भी डाल दिया है। अब तुमने नाइट्रोजन एयर से आई, हाइड्रोजन आई, वहां से आई, 1:3 के रेशो में आई, तुमने इनको यहाँ से रिएक्ट करवाया, देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप देखो, इधर क्या होता है, गैस आर कूल्ड। जब आप कूल करते हैं ना तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गैस ही रहते हैं, लेकिन अमोनिया क्या बन जाती है, लिक्विड। तो लिक्विड अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं आप, और जो अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं उसको रिसाइकिल करके वापस। तो अमोनिया, अच्छा इसे आप, इसे एक और फायदा भी होता है, इक्विलिब्रियम पे अगर अमोनिया निकल जाएगी तो फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना, ठीक है। तो इसके अंदर अमोनिया को आप फॉरन जो है ना वो लिक्विफाई करके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सेपरेट भी आसानी से हो जाती है। और जो दो अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं उनको आप भेजते रहते हैं, कब तक भेजते रहते हैं, जब तक वो पूरा रिएक्ट ना कर ले, ठीक है। वो साइक्लिक लूप में घूमता रहता है। क्लियर हो गया ये, पक्का? चलो अब आओ कॉन्टैक्ट, देखो इसको अभी समझा दूं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉन्टैक्ट स्टेज है। वैसे ओ लेवल में तुम पढ़कर आए हो तो मैं एहतियातन पूरा करा रहा हूँ, लेकिन अब हमारे सिलेबस में सिर्फ वो थर्ड स्टेज है, कॉन्टैक्ट स्टेज कहलाती है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। सल्फर कहाँ से आती है? अगर सल्फर जो है ना वो जमीन में बड़ा अबंडेंट एलिमेंट है। सल्फर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड। ऑक्सीजन तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एयर से बहुत ही दी है, ठीक है। आप क्या करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके पहले SO2 बना लेते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो पहले आप बना लेते हैं SO2। अच्छा जी, SO2 बन गया। अब आपको, अच्छा इसमें से फिर इंप्योरिटीज वगैरह होती हैं, स्टेप नंबर 2 में आप वो रिमूव करते हैं, वो हमारे उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। ये एक ना पुराने एमसीक्यूज में आ जाता था सवाल, नए में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट मैंने डाल दिया है। असल में जो आपके पास ऑक्सीजन टैंक से एयर होती है ना, वो आधी स्टेज में इस्तेमाल होती है और आधी जो है ना वो बाद में इस्तेमाल होती है, कॉन्टैक्ट स्टेज में। असल में दो जगह ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो ये एमसीक्यू में आया था कि जो आपका टोटल स्टोर्ड एयर या ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हाफ इधर यूज हो जाती है और जो बाकी बची हुई हाफ होती है वो कॉन्टैक्ट स्टेज में यूज होती है, ठीक है। फिर आप इम्प्योरिटी निकालते हैं, मैंने उसकी डिटेल नहीं लिखी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सॉरी, असल स्टेज ये है, कॉन्टैक्ट स्टेज। SO2 reacts with the remaining half of oxygen या एयर जो आपके पास है। सर ये आपका रिएक्शन है, याद कर लो कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होता है, बैकवर्ड एंडो होता है, यानी डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव है तो फॉरवर्ड एक्सो है, एंडो है। वही काम, क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा, क्या कैटेलिस्ट होगा, याद है किसी को टेम्परेचर इसका? है नहीं, इसका टेम्परेचर बिल्कुल ऑलमोस्ट उतना ही है जितना हेबस प्रोसेस का होता है, ठीक है। वही 400 to 450। सर रीजन भी वही है, बिल्कुल सेम। देखो वापस कैसे, आओ इधर आ जाओ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम के साइड पे चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली स्टैटिस प्रिंसिपल, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडो फेवर करता है, तो बैकवर्ड, वही मुसीबत हेबस प्रोसेस वाली, बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो बिल्कुल वही रीजन है कि क्यों 450 इट्स एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस पे रेट भी बहुत ज्यादा स्लो नहीं होता और इस पे इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट भी नहीं होता, ठीक है। 450। लेकिन आप कैटेलिस्ट इसमें वेनेडियम V2O5 है, अलग कैटेलिस्ट है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड कहते हैं इसको। सर इसमें ना प्रेशर का बहुत फर्क है। प्रेशर देखो इससे बहुत छोटा है, 2 to 3 एटमॉस्फेयर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने इज अ कॉस्टली प्रोसेस। जहां गुंजाइश होती है ना वहां हम प्रेशर को कम कर देते हैं ताकि हमारी कॉस्ट बचे। आप खुद सोचिए, हेबस के लिए 200 और यहाँ पे लिए 2, तो 100 गुना का फर्क है, 2 to 3। Why do we manage to do this reaction at such lower pressure and not the Haber's process? तो बढ़ा तो अभी भी रहे हैं आप नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव and these two gases SO2 and O2 are fairly reactive। नाइट्रोजन मुकाबले तो बहुत रिएक्टिव, ठीक है। इसीलिए इतने कम प्रेशर पे भी काम चल जाता है। लेकिन फिर भी आपने प्रेशर बढ़ाया तो ना, 1 एटमॉस्फेयर तो नहीं है ना, 1 से तो ज्यादा ही है। तो प्रेशर बढ़ाने का क्या फायदा हुआ? वही, इट विल शिफ्ट टुवर्ड द साइड विद लेस मोल। लेस मोल्स किसके हैं? प्रोडक्ट के। तो ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता, ठीक है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कोई को रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेशर बढ़ाने की कॉस्ट बढ़ती है इसीलिए आप, ठीक है। एंड O2 आर रिएक्टिव, देयरफॉर वी डू नॉट रिक्वायर द इंक्रीज इन प्रेशर टू अ वेरी लार्ज वैल्यू कंपेयर टू हेबस प्रोसेस। ये मैंने नोट्स में लिख दिया। फिर याद है क्या करते थे? SO3 जो बनता था उसका क्या करते थे, किसी को याद है? अच्छा इसके आगे के स्टेप्स अब देखें, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ओ लेवल में पढ़कर आए हो ना तो मैंने एहतियातन लिख देता हूँ।
सर आप पहले इसको पहले से बने हुए सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है ना वो डिसॉल्व करके ओलियम बनाते थे, याद है? ओलियम। अच्छा देखिए, अब मुझसे बच्चे पूछते हैं सर डायरेक्ट पानी उसको क्यों नहीं डालते पानी में? पर तबाही करनी है तो डाल दो। वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और याद रखो तुम ये लार्ज स्केल कर रहे हो जहाँ टनों के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो अगर तुमने इसको पानी में डायरेक्ट डिसॉल्व कर दिया ना तो तबाह होकर तुम्हारा प्लांट ही उड़ जाएगा पूरा। वेरी एक्सोथर्मिक। जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना वो ग्लोब्यूल, छोटे 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 ग्लोब्यूल बन जाएंगे, उसको कलेक्ट करना भी अजाब है, ठीक है? नॉट सेफ टू डू ऑन द लार्ज स्केल। तो इसके लिए हम एक राउंड अबाउट घूम के आते हैं पूरा। हम क्या करते हैं, हम पहले उसको ओलियम बनाते हैं बने हुए सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करके। फिर अच्छा एक सवाल, पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल सवाल है, हमेशा कोई एक जवान का बच्चा निकलेगा और मुझसे पूछेगा सर पहले से कहां से आया H2SO4? ठीक है, कोई एक दुनिया में आदमी ऐसा जरूर होता है जिसकी खोपड़े में सवाल आता है यही किया था? हाँ मुझे पता था। आपने ओ लेवल अपने टीचर से किया था? क्यों बेटे? तो सब पेपर निकालना था। अब क्या निकालना है दफा? सर H2SO4 बनाने का ये एक तरीका थोड़ी है, hundreds of other ways to make it. This is one of the large scale methods. ठीक है, लाइक एक और सल्फ्यूर अपना इलेक्ट्रोलिसिस से भी बन जाता है H2SO4। ठीक है, किसी सल्फेट को किसी और एसिड से रिएक्ट करो, सोडियम सल्फेट को HCl से रिएक्ट करोगे उससे भी बन जाएगा। तो ये कोई एक तरीका थोड़ी है, ये तो लार्ज स्केल तरीका है। ठीक है, तो बहरहाल SO3 को आपने इसके अंदर डिसॉल्व किया तो ये बन जाता है ओलियम। फिर ओलियम में ग्रेजुअली पानी ऐड करते रहते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड पे कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया भाई? ये दो थे जो इन रिगार्ड टू बेसिकली इक्विलिब्रिया आपको पढ़ा। क्लियर है? अच्छा अब आपका इक्विलिब्रिया का टॉपिक हो गया, लेकिन एसिड बेसिस का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। जो मैंने ऑनलाइन आपको कराया था उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया। ठीक हो गया, चलो भाग जाओ।